मेरा पति हर इतवार को मुझे दुल्हन बनाता और बहुत ही छोटे कपड़े पहनने के लिए देता। उन कपड़ों में मेरा सारा जिस्म दिखता था और फिर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात मेरे साथ एक के बाद एक। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि इतवार के दिन मेरा पति दोपहर को कहीं चला गया था। नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं रोज शाम को तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने एक खूबसूरत जोड़ा पहना था, तैयार भी हुई थी। एकदम मेरा पति अमन शाम को घर आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। उसने शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया और बोला कि इसे पहन कर तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से अमन की तरफ देखा। मैंने कहा, मैं पहले से ही तैयार हूँ। वो कहने लगा कि जो कपड़े मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहनो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। मैंने कपड़े देखे तो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो तो बहुत ज्यादा फैशनेबल और कीमती किस्म की थी। मैंने कहा, अमन ये तो बहुत ज्यादा छोटी है। अमन कहने लगे कि मेरे दोस्त के घर पे पार्टी है, इसलिए जल्दी तैयार हो जाओ। इतनी कीमती और ऐसी ड्रेस लाने की अमन को क्या जरूरत थी। शादी पर अमन ने एक ही जोड़ी कपड़े ही लिए थे। कहते हैं मेरी गुंजाइश नहीं है। और अब बहरहाल मैंने ड्रेस पहन ली थी। वैसे भी मैं एक खूबसूरत किस्म की लड़की थी। उस शॉर्ट ड्रेस ने तो मेरे हुस्न में चार चांद लगा दिए थे। पहले मैंने मेकअप टच देने के बाद अपने बालों का जूड़ा बनाना शुरू किया था। अमन मेरे कमरे में आ गए। मेरे करीब आकर मुझे सर से पैर तक देखा, फिर कहने लगे कि बाकी सब तो ठीक है, अपने बालों को खुला रहने दो और भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। उनकी तारीफ पर मैं चुप हो गई थी। मैं बिल्कुल तैयार थी। बालों को खोलकर कंघा किया और अलमारी से बड़ी सी शॉल निकालने लगी ताकि खुद को लपेट सकूं। ये देखकर अमन ने मुझे फौरन टोक दिया। कहने लगे, ये क्या कर रही हो? कीमती शॉर्ट ड्रेस का लुक खराब हो जाएगा। मैंने कहा, अमन यूं तो बाहर नहीं जा सकती। आप खुद देखो, ये ड्रेस काफी टाइट और छोटी सी है। फिर उसका दुपट्टा भी नेट का है, जिसे लेना ना लेना बराबर है। कहने लगा कि मुझसे बहस मत करो, वैसे भी मेरा दोस्त अभी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर में अमन के नंबर पर किसी की कॉल आई थी। वो फोन पर कहने लगा, हम लोग तैयार हैं। फिर मुझे कहने लगा कि चलो, ड्राइवर आ गया है। अमन मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। मेरा ताल्लुक भी ऐसे ही घराने से था। मैं जानती थी कि मेरा पति कोई लाट साहब नहीं है। अमन के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल ही थी। घर भी छोटा सा था। शादी की रात थी। उसने मुझे कह दिया था कि इसकी तनख्वाह बस इतनी ही है कि महीना बाद में खत्म होगा और तनख्वाह पहले। मैंने भी कोई ऐतराज ना किया था। शादी के उन दिनों में मैंने अमन से कोई भी फरमाइश नहीं की थी। वह अकेले ही रहते थे छोटे से फ्लैट में। मैंने शादी के अगले दिन ही किचन संभाल लिया था। अमन मुझसे कहता था कि शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, इसलिए मैंने कपड़े भी नहीं बनाए और कुछ महीने यूं ही गुजारने पड़ेंगे। इसलिए मुझे हैरत हुई थी कि जब अमन की गुंजाइश ही नहीं थी इतनी कीमती ड्रेस लाने की, क्या जरूरत थी, वो भी बस एक दावत पर जाने के लिए। मेरे दहेज के काफी सारे सूट बिल्कुल नए थे। मैं उनमें से कुछ पहन लेती, लेकिन वो एक कीमती ड्रेस मेरे लिए लाए थे। कम से कम इसकी कीमत 10 से 15 हजार थी। क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की? बहरहाल अमन के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। वो गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई थी। हॉर्न देते ही फौरन चौकीदार ने दरवाज़ा खोला था। पार्किंग एरिया में इस वक्त 3 गाड़ियां पहले से ही मौजूद थी और चौथी हमारी थी। साइड पर बना बगीचा भी बहुत ही ज़्यादा कीमती और खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ था, लेकिन वहां पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसे कि दावतों पर होती है। अमन मेरा हाथ पकड़े मुझे अंदर लॉन में ले गया। मेरी ड्रेस काफी टाइट थी और इस पर सितम ये कि दुपट्टा नहीं था। जैसे मैं अंदर गई तो अंदर मुझे सिवाय मर्दों के कोई भी नजर नहीं आया।
वहाँ कोई भी औरत मेरे अलावा नहीं थी। ये देखकर मैं बुरी तरह से नर्वस हुई थी। ये कैसी दावत थी जहाँ सब मर्द ही थे, औरतें नहीं? और अगर फिर मर्दों की दावत थी तो फिर अमन मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे? उन हट्टे खट्टे आदमियों को देखकर मैं बिल्कुल अमन के साथ साथ रही। मैंने कहा, अमन, यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है। वो कहने लगा, ये सब शादीशुदा नहीं है तो जाहिर सी बात है उनकी बीवियां कहाँ से आ सकती हैं। मुझे अपने साथ लिए वो अपने दोस्त से मिलवाने लगा। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब अमन ने मेरा इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से करवाया और वो मिलने के बहाने से मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगे। मैं देखकर पीछे हटी थी। वे कौन सा तरीका था? फिर मुझे अमन के दोस्त कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे थे। अजीब तेज नजरें थी। सबके सब मुझे सर से पैर तक देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी अजीब सी बेबाकी सी थी कि मुझे अपने वजूद पर चींटियां रेंगती हुई महसूस होने लगी थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबराने लगा था। मुझे इस कदर बेचैनी होने लगी थी फौरन इस घर से बाहर निकल जाऊं। वह इस वक्त 5 मर्द थे और पांचों के हाथों में कांच के गिलास में ब्राउन रंग का शरबत था। सबकी आंखें न जाने किस जज्बे की तरह गुलाबी हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नशे की हालत में हो। मैं बहुत घबराई हुई थी, इसलिए अमन के पास जाकर उनके पहलू से लग गई। मैंने कहा, अमन, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे आप घर छोड़ आए। अमन कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? लड़कियां लड़कों की महफिलों में नहीं जाती। मुझे घबराने और डरने वाली लड़कियों से सख्त चिढ़ है। मुझे खुले मिजाज की लड़कियां पसंद हैं जो हर महफिल में जा सकें और इंजॉय कर सकें। इसलिए डरपोक लड़कियों की तरह रिएक्ट करना बंद करो। ये कहकर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर खुद से पीछे किया था। मैं तो अमन का रवैया देखकर हैरत का शिकार हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। इससे पहले रो देती, अमन का एक दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरी बीवी दूसरे शहर अपने मायके रहने गई है और बाकी तो सब कुंवारे हैं। 1-2 साल रुक जाएं, इन सब की शादियां हो जाएंगी तो इन सब की भी आ जाएंगी। अब अगर हमारी बीवियां नहीं हैं तो हम क्या करें? मिलना जुलना छोड़ दें। हमने तो आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है। उसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। फिर वो अमन से कहने लगा, अमन, डाइनिंग रूम में चलते हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। मैं अमन का हाथ जोर से पकड़कर डाइनिंग रूम के टेबल तक पहुंची थी जहां पर अलग अलग किस्म के खाने लगे हुए थे और अमन के साथ यहाँ टेबल पर बैठ गई। अमन के बाकी के दोस्त भी सामने की कुर्सी पर बैठ गए। इसके जिस दोस्त के यहाँ पार्टी थी वो मेरी प्लेट में अलग अलग किस्म के खाने डाल रहा था। कह रहा था, भाभी, ये भी खाकर देखिए और ये भी खाकर देखिए। खाना वाकई बहुत ही लजीज था। मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी। अजीब बात थी, जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं रोक पा रही थी। खाने का स्वाद ही कुछ ऐसा था। खाना खाते खाते ही मुझे लगा कि जैसे मैं यहीं सो जाऊंगी। मैं नशे वाली नजरों से अमन की तरफ देखा जो इस वक्त मुझे एक के बजाय 4-4 नजर आ रहा था। मैंने कहा, अमन, अब घर चलो, मुझे नींद आ रही है। कहने लगा, चलो। ये कहकर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, लड़खड़ाते हुए अमन की बाहों में गिर गई थी। बस 1 मिनट लगा था मुझे अपने होश खोने में। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। बहुत ही मुश्किल से ही अपनी आंखें खोली थी। मैं अपने कमरे में मौजूद थी, अभी भी इसी शॉर्ट ड्रेस में थी जो अब मुझे अपने वजूद पर बुरी तरह से चुभ रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा वजूद मेरा साथ न दे रहा हो। मेरे पूरे बदन में दर्द की टीस उठ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दुखते हुए वजूद को बैठकर सिरहाने से टेक लगाने पर मजबूर किया था। पता नहीं क्यों मैं चूर चूर हो चुकी थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। मैंने देखा तो मेरा सारा जेवर उतरा हुआ था और हाथों में जहां
में चूड़ियां पहनी हुई थी। वहां पर खरोच और जख्मों के निशान थे। ये देखकर मुझे हैरत हुई। मैं अभी ठीक से अपने होश हवास में भी नहीं आई थी कि जब अमन बड़े बेझिझक होकर नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुए। बहुत खुश लग रहे थे। मुझे कहने लगे, देखो आज मैं तुम्हारे लिए पूरी हलवे का नाश्ता लाया हूँ। मैंने कहा, पता नहीं अमन, मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। मेरी बात पर वह फिक्रमंद होने के बजाय मुस्कुराने लगे। कहने लगे, रात तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी। अमन काफी अच्छे मूड में थे। मेरी नजरें खुद ब खुद झुक गई। कहने लगा, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गरम गरम चाय लाता हूँ। फिर ये दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। मुझे हैरत हो रही थी कि उन कई दिनों में तो अमन ने कभी मुझसे ऐसी जुनूनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, क्योंकि मेरे पूरे वजूद पर जख्म थे। बहरहाल अगले रोज तक मैं काफी ठीक हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सिलसिला रोज ही चलता रहेगा। अगले इतवार फिर मुझे अमन ने नई ड्रेस ला कर दी। कहने लगा, तैयार हो जाओ, दोस्त के घर दावत में चलना है। और फिर इसी दोस्त के बंगले में मुझे ले गया। इस बार तो उसके दोस्त मुझसे पहले से ज्यादा बेझिझक होने लगे। भाभी, आपके हुस्न के तो हम दीवाने हो गए हैं। अमन तो बड़ा खुश नसीब है कि इसे आप जैसी बीवी मिली है। मुझे अमन के दोस्त के मुंह से इस तरह तारीफ बुरी लग रही थी। मैंने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा तो वह ढीठ बनकर हंसने लगा। मैं सोच रही थी कि घर जाते ही अमन से कहूंगी कि आइंदा मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। मुझे आदमियों के इस किस्म की घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस बार भी मेरे साथ यही हुआ था। जैसे ही मैंने खाना खाया, मुझे नींद आने लगी, फिर बेहोश हो गई। अगले दिन फिर मेरा जिस्म दर्द से चूर था, लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि अमन बहुत खुश था। घर पर फल भी लाने लगा था, पैसे भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि इसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा भी नहीं थी। मेरी ये रोज रोज की मेरी ख्वाहिश कैसे पूरी कर सकता था। घर आते हुए रोजाना अच्छे से होटल का खाना साथ लाते थे। मुझसे कहते थे कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किचन में खाना बनाने की। मुझे अमन की बातें बड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा कि हर औरत घर के काम करती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं, आपके काम करूं। कहने लगे कि नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखो, इसे निखार कर रखो, खुद को संवारा करो। तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितना कीमती है। मेरा हाथ थामे वो मुझसे मोहब्बत भरी बातें करते थे। कहते थे कि जानती हो तुम्हें मैंने अपनाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि हमारा रिश्ता तो एक रिश्ते कराने वाली के जरिए से हुआ था। मैंने पहले कभी अमन को नहीं देखा था। मैंने कहा कि क्या मतलब मेरी बात पर वो हंसने लगे। कहने लगे, मैं तुम्हें एक मॉल में शॉपिंग करते देखा था। मैं तुम्हें देखकर ही तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैंने तुम्हारा पीछा करा, तुम्हारा घर देखा, फिर मालूम हुआ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही है। यकीन करो, ये सुनकर तो मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। कहने लगा, एक बार मैंने तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ते कराने वाले को निकलते देखा। फिर मैंने इससे कहा कि अगर वो मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो मैं इसे अच्छी खासी रकम दूंगा। वो मेरी बात मान गई और यूं मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो अमन की बात सुनकर हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा पति मुझसे पहले से मोहब्बत करता था। मुझे अपनाने के लिए उसने इतना पापड़ बेले थे। मेरे दिल में अमन की और भी मोहब्बत और कद्र बढ़ गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कुछ और ही था। इस इतवार को जब मुझे अमन ने फिर से कीमती ड्रेस लाकर दी, तो मैंने कहा कि नहीं अमन, मुझे आपके किसी दोस्त की दावत में नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के अंदाज एकदम से बदले थे। मुस्कुराहट गायब हो गई थी और चेहरे पर गुस्सा आ गया था। कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा?
वो लोग इतनी चाहत से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। ना जाने कैसे खाना मुझे खिलाते हैं कि खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी बुरी हालत होती है। 2 दिन तक चलने फिरने से भी महरूम हो जाती हूँ। और वहाँ पर फिर आदमी होते हैं। मेरा वहाँ क्या काम है? आपको जाना है, अपने दोस्त के साथ वक्त गुजारना है, आप जाएं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। ये कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। अमन बहुत गुस्से से मेरे पास आए, मेरे बाजू पकड़कर बुरी तरह से दबोच लिया। कहने लगे, अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, बेहतर यही है कि मेरी मोहब्बत ही देखो। मुझे इनकार नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इनकार किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी मैंने जो इसे कही थी, लेकिन अमन का गुस्सा तो यूं था जैसे वाकई ही मुझे जान से मार डालेगा। अपनी लाल आंखें वो मेरी आंखों में देख बड़े गुस्से से कह रहा था। मेरा दिल तो अपने पति का ये रूप देखकर कांप गया था। मैंने फिर कोई खिलाफत नहीं की और वहां चली गई, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों टेबल पर मुझे मज़े के खाने भी आज बुरे लग रहे थे, क्योंकि ये मुझे होश से बेहोश कर देते थे। मैंने बहुत कम सब्जी अपनी प्लेट में डाली थी और लगा लगा कर खा रही थी, लेकिन जैसे ही अमन के दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी, कहने लगा, भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से नहीं खा रही हैं। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरा ये कहना था कि उसने एक अजीब तरह का इशारा अमन को किया था। ये देखकर मेरे होश गुम हो गए थे। अमन ने सामने पड़ी सब्जी से मेरी प्लेट भर दी थी। कहने लगे, पूरा खत्म करो। वे घूरते हुए नजरों से मुझे कह रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से वो सब्जी खत्म की थी और खाते ही मेरी वही हालत खराब हो गई। अब तो मुझे अमन पर भी शक होने लगा था। अगले इतवार आने से पहले मैंने तबीयत खराब का बहाना किया और मायके चली आई। मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बात तय हो गई थी। छोटी सी मंगनी की रस्म घर पर ही थी। मेरी बहन शॉपिंग पर गई तो मुझे भी साथ ले गई। वहीं मेरी मुलाकात अमन के 5 दोस्तों से हुई। वह बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को देख रहे थे। कहने लगा, भाभी इस बार हमारे घर आओ तो अपनी बहन को भी जरूर लाना। ये भी आपकी तरह बड़े कमाल की है। मुझे इस आदमी की बात बहुत बुरी लगी। मेरी बहन भी उसे घूर कर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज नहीं है बात करने की। मेरी लहजा तेज हो गया था। आस पास गुजरने वाले लोग भी वहीं खड़े हो गए। ये देखकर इस आदमी को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा, तमीज का मतलब पता है तुझे? हम औरत देखकर तमीज करते हैं और तू इस काबिल नहीं कि तेरी इज्जत और तमीज की जाए। मैंने कहा कि जुबान संभाल कर बात करो। वो कहने लगा कि सच बहुत चुभ रहा है तुम्हें, तेरी 2 टके की औकात है और मुझसे तमीज की बात कर रही है। ये सुनकर मुझे इस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। थप्पड़ की गूंज जिसने सुनी, तमाम लोग वहां खड़े हो गए थे। कुछ कहने लगे कि अगर इस शख्स ने आपके साथ बदतमीजी की है तो हम इसकी तबीयत अभी ठीक कर देते हैं। कुछ नौजवानों ने तो आस्तीनें चढ़ा ली थी। मेरा तो जी यही चाहा इस आदमी का मुंह तुड़वा दूं, तो इस आदमी को औरत से बात करने की तमीज तक नहीं है। मैंने सोचा कि घर जाकर अमन को इसकी हरकत बताऊंगी। वह लोग कितने बदतमीज हैं और वो हर इतवार मुझे जबरदस्ती उनके घर लेकर जाते हैं। उनकी नज़र में तो किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं है। इससे पहले कि वे वहां खड़े नौजवान इस आदमी की अच्छी खबर लेते, वे कहने लगा कि ये बाजारू औरत है, जिस फरोशी का काम करती है और मैं इसका ग्राहक हूँ, बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। मेरा ये सुनना था कि मेरे होश उड़कर रह गए थे। मैंने कहा कि ये बकवास कर रहा है। वे ये सुनकर कहने लगा कि तुम इतवार को क्या करने हमारे बंगले में आती हो, वो भी तब जबकि तुम जानती हो कि वहां तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं होती।
اس کے بعد جو بات اس آدمی نے مجھے کہی، پہلے میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا، اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو اس بار آنا اتوار کو ہمارے گھر، تمہیں میں اچھا سبق سکھاؤں گا۔ تمہیں تمہاری صحیح اوقات دکھاؤں گا کہ تم کیا ہو۔ میری بہن میری شکل دیکھ رہی تھی اور میں اس کی بات پر یوں پتھر بن چکی تھی۔ بہت سے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے واپس چلے گئے۔ وہ آدمی غصے سے بھرا پڑا تھا، مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میری بہن نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے بازار سے باہر لے گئی۔ کہنے لگی، دیدی یہ سب کیا بکواس کر رہا تھا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا تو دماغ چکرا رہا تھا، میرا جی اتنا گھبرا رہا تھا کہ جیسے ابھی میرے دل کو کچھ ہو جائے گا، وہ پھٹ جائے گا۔ مجھ پر عجیب سی بے ہوشی سی ہونے لگی تھی۔ میری بہن میری ایسی حالت دیکھ کر مجھے گھر لے گئی، لیکن مجھے وہاں بھی چین نہیں آیا۔ میں فوراً سے اپنے گھر چلی گئی۔ گھر گئی تو امن کا موڈ بہت خراب تھا۔ کہنے لگا، رہ لی اپنی ماں کے گھر، اب اگر تم نے مائکا رہنا ہے تو تم ورکنگ ڈے میں جا کر رہنا، ایک اتوار ہی کی تو چھٹی ملتی ہے، مجھے وہاں بھی تم میرا موڈ برباد کر دیتی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ میں کچھ بھی کہتی تو غصے سے مجھے پر پھر چڑھتا اور مکر جاتا۔ اس بار جب وہ مجھے اپنے دوست کے گھر لے گیا تو اس وقت اس کا وہ دوست وہاں موجود نہیں تھا جس سے میری ملاقات بازار میں ہوئی تھی۔ جیسے میں نے آدھا کھانا کھایا، میں فوراً سے واش روم میں چلی گئی۔ مجھے وہ کھانا اپنے اندر ہضم نہیں کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنے حلق میں انگلی ڈال کر الٹی کی۔ جو کچھ کھایا تھا سب کچھ باہر آ چکا تھا، اس لیے مجھ پر نشے کا اثر نہیں ہوا تھا۔ میں باہر آئی اور بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگی۔ امن نے مجھے اپنی باہوں میں لیا، کمرے میں لے گیا، مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ ابھی کمرے میں آیا ہی تھا کہ اس کے دوست بھی کمرے میں آ گئے۔ امن کہنے لگا کہ اس بار ڈبل قیمت لوں گا۔ جو حشر تم لوگ رات بھر میری بیوی کے ساتھ کرتے ہو، وہ اب بیمار رہنے لگی ہے۔ تم لوگوں کے دیے ہوئے پیسے آدھے تو اس کی دوائی اور ڈاکٹر کے خرچے میں چلے جاتے ہیں، مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اس کے دوست کہنے لگے کہ ہمیں منظور ہے، تم اس کی جتنی چاہو قیمت لے لو۔ میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا ہی پتی میری عزت کا سوداگر تھا۔ پتی تو بیوی کا رکشک ہوتا ہے، اسے گندی نظروں سے بچانے کے لیے ہر رشتے کو بھول جاتا ہے۔ یہ کیسا پتی تھا جو میرا سودا کر رہا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرتے، پولیس کی گاڑی کا ہارن بنگلے کے باہر بجنے لگا۔ یہ سن کر وہ سب گھبرا گئے تھے۔ میں یہاں آنے سے پہلے پولیس کو ساری انفارمیشن دے چکی تھی۔ جب تک پولیس اندر آئی، میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے یوں بیٹھتا دیکھ امن اور باقی آدمیوں کی بھی رنگت اڑ گئی۔ میں نے اپنے پتی کو گرفتار کروا دیا تھا، کیونکہ اسے خوبصورت لڑکی چاہیے، اس لیے کہ جسے وہ بیچ کر کے پیسہ کما سکے۔ امن جیل میں بند تھا اور اسی دوران میں نے طلاق کا مقدمہ کر دیا تھا۔ مجھے طلاق بھی ہو چکی تھی، لیکن مجھے اپنے ماں باپ سے ایک شکایت تھی۔ میری شادی اور رشتہ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ دیکھا کہ لڑکا اکیلا ہے، مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی، ساس سسر کے تانے نہیں ہوں گے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ کرتا کیا ہے۔ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے سے پہلے اچھی طرح سے معلومات کر لیا کریں کہ کہیں کوئی امن جیسا آدمی ان کی زندگی میں شامل نہ ہو جائے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔